हेलो दोस्तों, सवाल आपके और जवाब मेरे सीरीज़ में अगला क्वेश्चन है हमारे पास गिफ्ट टैक्स को लेकर के। तो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है और सभी लोगों के क्वेश्चंस को अकोमोडेट करते हुए इसे एक फुल फ्लैश 5 से 7 मिनट की वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। होपफुली सबको इसके आंसर्स मिले। अगर आपका स्टिल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल है। तो लेट्स गो एंड सी कि गिफ्ट टैक्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम बात करते हैं गिफ्ट की, तो गिफ्ट हमें किससे मिलता है कि क्या हम रोक सकते हैं कि आप हमें गिफ्ट मत दीजिएगा, टैक्स लग जाएगा, या फिर इतने से ज़्यादा गिफ्ट मत दीजिएगा, या फिर हमें ये गिफ्ट मत देना वो देना, क्या हम ऐसी कोई कंडीशनिंग लगाते हैं? नहीं। गिफ्ट लेते वक्त तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता कि हमें गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे आपको खुशी हो रही है ना, ऐसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी खुशी होती है और वो भी देखता है कि अच्छा किसी को गिफ्ट मिल रहा है तो मतलब इसमें मुझे भी कुछ मिलने वाला है। तो देखते हैं कि हमें जो गिफ्ट मिलते हैं उसको मोटे तौर पे हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक हिस्सा होता है मॉनेटरी बेनिफिट की, आपको जो मिला है ना वो लिक्विड है, मींस इट्स कैश और कैश इक्विवेलेंट। या तो वो कैश है या चेक है, डीडी है या गूगल पे किया है किसी ने, या फिर आपको इंटरनेट से ट्रांसफ़र कर दिए हैं या आरटीजीएस करा दिया है। इस तरीके के कोई भी फॉर्मेट में अगर आपको मिल रहा है तो उसको हम कवर करेंगे मॉनेटरी बेनिफिट्स में। दूसरा होगा मूवेबल प्रॉपर्टीज़, वो सारी चीज़ें जो मूवेबल हैं, जैसे कि कार है, जैसे कि ज्वेलरी है, जैसे कि किसी दूसरे देश की करेंसीज़ हैं, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी मैंने बनाई है इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की, वो सारी की सारी चीज़ें जो कि मूवेबल नहीं हैं, जैसे कि आपकी लैंड हो गया, फ्लैट हो गया। अगर ऐसी कोई चीज़ें आपको गिफ्ट में मिलती हैं तो हम तीनों के लिए जो रूल है ना, वो रूल एक ही तरीके से वर्क करता है। तो मैंने ये तीनों कैटेगरीज आपको बता दी हैं, अब मैं रूल बताऊंगी। वो रूल तीनों पे सेम अप्लाई होता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इनका कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक क्वेश्चन जो यहीं पे मैं डील करना चाहती हूँ, काफ़ी लोगों ने पूछा है क्या इंडिया में जब हम गिफ्ट रिसीव करते हैं किसी इंडियन से, या फिर बाहर से कोई आता है इंडिया में वो हमें गिफ्ट देता है, या बाहर से ही भिजवा जाता है, तो क्या उस ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस होता है? द आंसर इज़ नो। आपको इंडिया में बैठ के इंडिया में कोई गिफ्ट दे रहा है, आपको इंडिया में बैठ के बाहर से कोई गिफ्ट दे रहा है, इट्स वन एंड द सेम थिंग जब हम इनकम टैक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट यहाँ सेम रहेगा। तो फटाफट से देखते हैं दोस्तों क्या होता है कि जब आपको इन तीनों में से कोई भी तरीके का गिफ्ट रिसीव हो रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है उसकी जो वैल्यू है, जिसे वो यहाँ बता रही हूँ मैं कि उसकी वैल्यू आपने कैसे कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है, उस गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो पूरा का पूरा अमाउंट ही टैक्स होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे गिफ्ट दिया जिसकी कीमत थी 80,000, 80,000 रुपये, तो क्या 50,000 तक छोड़ दूं और 30,000 टैक्स कर दूं? द आंसर इज नो। अगर आपकी वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो फिर पूरा का पूरा अमाउंट ही टैक्स होता है। इसका मतलब पूरा 80,000 मेरे लिए यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट होगी। आई होप मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, क्योंकि काफ़ी लोगों की इसको लेके भी बहुत क्वेरीज थी कि डिफरेंस करना है, क्या करना है, ठीक है। तो एंटायर अमाउंट जो होगा वो आपका टैक्स हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए जब हम मॉनेटरी बेनिफिट की बात करते हैं तो क्योंकि हमारे पास कैश वैल्यू अवेलेबल है, तो जो भी आपका कैश वैल्यू है उसका टोटल अमाउंट, जिसको हम एग्रीगेट अमाउंट भी बोलते हैं, अगर 50,000 से नीचे है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब वो चाहे एक आदमी से रिसीव हो, आपको 10 लोगों से मिला के रिसीव हुआ हो, एक महीने में हो गया हो, एक दिन में हो गया हो, या 12 महीने मिला के हुआ हो, ठीक है। अगर उसकी वर्थ 50,000 से नीचे है, और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं क्लियर करती हूँ, कई लोग बोलते हैं एग्रीगेट मीन्स क्या। मान लो ए आदमी है, बी आदमी है, सी है, तो ए से मुझे साल भर में 50,000 मिला, बी से मुझे साल भर में 50,000 मिला, सी से मुझे साल भर में 30,000 मिले, तो क्या सी वाले छोड़ दूँ? 50 50 50 नहीं, द आंसर इज नो। एग्रीगेट का मतलब है एक आदमी और 10 आदमी सबको मिला के आपको जो भी टोटल वैल्यू मिली है, वो जो कैश आपको मिला है या कैश इक्विवेलेंट मिला है, उसका टोटल अगर 50,000 को एक्सीड कर जाता है तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, ठीक है। और यहीं जब हम बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की, मान लो कार, किसी फ्रेंड ने आपको बर्थडे पे कार गिफ्ट कर दी, ठीक है।
हाँ हाँ बिल्कुल, बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट कर दी, ऐसे भी बोलते हैं, या गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट कर दी, तो ऐसे गिफ्ट के केस में क्या होगा, हम उस गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे गिफ्ट के टाइम पे, कि उसकी मार्केट वैल्यू, आप तो कुछ भी बोल दोगे इसकी कीमत ही इतनी नहीं थी, मुझे तो ये फ्री में पड़ी है, ये तो बिल्कुल गार्बेज में पड़ी थी, तो इस सब के पचड़े में पड़ता ही नहीं है डिपार्टमेंट। वो कहता है इसकी फेयर मार्केट, वो पता करो ज़रा मार्केट में क्या है, अगर वो 50,000 से ज़्यादा है तो फिर पूरा का पूरा अमाउंट, आपकी गाड़ी जितने की भी है वो फुल अमाउंट टैक्सेबल होगा। फिर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो आप लोग जानते हैं, फ्लैट्स हो गई या फिर हमारी लैंड हो गई या फिर प्लॉट हो गया, कुछ भी हो गया, ये जब भी कोई खरीदता है तो हम स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, एवरीबडी नोज आई गेस। तो वो जो स्टैम्प ड्यूटी जब आप पे करने जाते हो तो वहाँ जो वैल्यू शो करते हो आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अगर वो वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्स अट्रैक्ट होता है। माइंडेड, समझ रहे हैं ना? एक्चुअल में क्या है, मैटर नहीं करता, आपने स्टैम्प ड्यूटी के टाइम पे वहां क्या वैल्यू शो किया है, इफ दैट इज मोर देन 50,000, उससे ज्यादा है 50,000 से, तो वो टैक्स अट्रैक्ट करता है। क्या 50,000 से ज्यादा अमाउंट पे ही टैक्स होगा? नहीं, पूरा इंटायर अमाउंट पे टैक्स होगा। आप मेरे साथ बोलेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं, और अगर किसी को फिर कंफ्यूजन हो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। सो यहाँ पे ये तीनों तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू पे टैक्स करते हैं। तो इसका मतलब एक जर्नल रूल, इसको मैं बोलती हूँ थंब रूल, जहाँ कोई टैक्स नहीं है, थंब रूल विदाउट एनी लॉजिक, ठीक है। गिफ्ट किसी से भी आया है, ठीक है, अगर वो 50,000 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू रखता है तो वो टैक्सेबल। अब आप जैसे कि जानते हैं कि कोई भी रूल हो, चाहे घर में हो और चाहे गवर्नमेंट का हो, क्या वहाँ एक्सेप्शंस होते हैं? बिल्कुल एक्सेप्शंस होते हैं। तो इस रूल में भी एक्सेप्शन है। अब उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों का ये क्वेश्चन था स्पेसिफिकली, कि अगर इन तीनों सिचुएशंस में 50,000 से वैल्यू एक्सीड भी कर जाती है तो कुछ केस ऐसे हैं जहां वो स्टिल इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता। ठीक है, क्या कह रहे हो, मतलब 2 लाख की वैल्यू होगी तो भी टैक्स नहीं का? नो, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, इतने का भी गिफ्ट होगा तो ये जो मैं सिचुएशंस बताने जा रही हूँ, एक्सेप्शंस बताने जा रही हूँ, इस केस में वो टैक्स नहीं होगा। राइट, तो देखते हैं फटाफट से, सब यही जानना चाहते हैं वो कौन लोग हैं जिससे हम गिफ्ट ले ले, है ना। सो सबसे पहला, वैसे तो देखो इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जो लोग भी लॉ पढ़ते हैं, मुझे पता है जिन्होंने इनकम टैक्स पढ़ा है वो लोग समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ उतना ही लिया है जो हम लोगों को, एक आम आदमी को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त या जर्नली हम जिन चीज़ों के सामने आते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी केसेस हैं, ठीक है। जैसे कि रिसीव अगर आपने किया है, कितना भी कैश आप रिसीव कर लो, कितने ही लोगों से कर लो, 100 लोगों से, 200, 1000, 1200, कितना भी कैश हो, सारा मिला के 1 करोड़ रुपया हो, लेकिन अगर आपको वो मैरिज पे मिला है ना, लिफाफा, तो फिर वो पूरा का पूरा टैक्स ब्रैकेट से बाहर। राइट, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। मैम एक शादी पे ही है या कई शादी, तुम यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है, लॉ कुछ नहीं कहता, तो एक शादी करो, 2 करो, 3 करो, बस वो मैरिज होनी चाहिए। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम मैरिज से अदर देन किसी ओकेजन पे भी ये सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी है इनकम टैक्स में? द आंसर इज नो, ओनली मैरिज। एक मैरिज ही ओकेजन है, जबकि हम बर्थ को काफ़ी प्रीशियस मानते हैं, इवन कोई बच्चा पैदा हुआ है उस टाइम पे उसे गिफ्ट्स मिले हैं तो भी सेम थंब रूल। लेकिन अगर मैरिज है तो मैरिज के केस में हमें कितना भी कैश, कितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी, कितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव होती है। आपको पता है कि मैरिज में किसकी बात कर रहे हैं हम? हस्बैंड और वाइफ की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैरिज में एक फ्रेंड आया हुआ है, फ्रेंड को क्या क्या गिफ्ट मिले, जिसकी मैरिज है भाई, है ना। सो इनमें से कुछ भी मिलता है ना, तो किसी भी अमाउंट का होगा, उस पर कोई टैक्स अट्रैक्ट नहीं होगा। क्या ये टैक्स प्लानिंग है? यस, डू। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आपके किसी रिश्तेदार से इसमें से कोई भी चीज मिली है और वो जो चीज मिली है उसकी वर्थ इससे बहुत ज्यादा है, तो भी आपको उस पर कोई टैक्सेस नहीं पे करने होंगे। दैट गिफ्ट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री।
ठीक है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है। रिलेटिव, अब क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो ये भी मेरा रिलेटिव, वो भी मेरा रिलेटिव, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। आप लोगों को पता है कि इनकम टैक्स या खास करके डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है वो हर चीज़ को क्लियर करके चलता है। उसने बिल्कुल क्लियर किया है कि रिलेटिव का मतलब क्या होगा। रिलेटिव का मतलब होता है आपका स्पाउस, जीवन साथी। अगर आप लड़की हैं तो हस्बैंड, अगर लड़के हो तो वाइफ। आपका स्पाउस अगर आपको कोई भी गिफ्ट देता है, क्या मैम अब ये मैरिज वाला कॉन्सेप्ट नहीं, कभी भी आपकी लाइफ में अगर वो आपको इसमें से कोई भी गिफ्ट देता है ऑफ एनी वर्थ, वो आपको कभी भी टैक्स नहीं होगी। दूसरा, ब्रदर और सिस्टर, भाई या बहन, किसके, मेरे या मेरे स्पाउस के, दोनों ही लोग अगर मुझे गिफ्ट्स देते हैं, मेरे भाई बहन भी दे रहे हैं और मेरे स्पाउस के भाई बहन भी दे रहे हैं, तो वो कभी भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आएगा। एनी अमाउंट, एनी अमाउंट, एनीथिंग, राइट। उसके बाद थर्ड, ब्रदर सिस्टर ऑफ पेरेंट्स, किसके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स भी और मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरे स्पाउस के पेरेंट्स भी। तो मेरे सास ससुर भी मुझे कोई गिफ्ट देते हैं, मेरे अपने पेरेंट्स कुछ गिफ्ट देते हैं, तो वो सारा का सारा अमाउंट टैक्स फ्री कंडीशन में चला जाता है। नेक्स्ट इज लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट्स, हमारे ही खानदान में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अगर कोई गिफ्ट ट्रैवल करता है इन एनी फॉर्म तो भी वो टैक्स ब्रैकेट से बाहर होता है। और एक बाउंजा, वो क्या है कि ये तीन लोगों की यहाँ जब बात की गई है, इनके स्पाउसेस भी कवर होते हैं, ठीक है। सो अगर मेरी ब्रदर है तो उसकी वाइफ भी मुझे कोई गिफ्ट देगी तो क्या होगा, टैक्स फ्री। मेरी सिस्टर है, उसके हस्बैंड मुझे कोई गिफ्ट देते हैं, क्या होगा, टैक्स फ्री। मेरे जो सिस्टर हैं उनके हस्बैंड ने मुझे आईफोन गिफ्ट किया, 14 आ रहा है, ठीक है, तो क्या वो मुझे गिफ्ट कर सकता है, यस। क्या वो टैक्स होगा, द आंसर इज नो, वो टैक्स नहीं होगा। सो आई होप आई हैव मेड ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट टैक्स वेरी क्लियर कि किस केस में ये टैक्स होगा, किस केस में नहीं होगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एक की फैक्टर है, बहुत लोगों की क्वेरी होती है, क्या विल या इनहेरिटेंस में आई हुई प्रॉपर्टी या कैश या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या उस पर भी कोई टैक्स नहीं है, द आंसर इज नो टैक्स। अगर कोई विल में आपके नाम कुछ लिख के जाता है तो वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो आपका रिलेटिव है, तो भी वो गिफ्ट है आपके लिए और वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता। और बाकी ये लोगों में से कोई विल देता है तो ये लोगों की तो कोई अलग से मुझे विल या इनहेरिटेंस देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि तो एक कैटेगरी 2 में वैसे ही फॉल कर रहे हैं, ये मुझे जो भी देंगे मेरे लिए टैक्स फ्री है। इसके अलावा अगर कोई विल में मुझे कुछ देता है तो भी टैक्स फ्री है। इनहेरिटेंस को क्यों कवर किया मैम, अगर यहाँ पे है इनहेरिटेंस, हो सकता है कि मुझे मेरी नानी के किसी तरफ से आ जाए या सो बट रिलेटिव में ही हो, बट थोड़े से डिस्टेंट रिलेशन से मेरे पास इनहेरिटेंस में कुछ आ जाए, उनके परिवार में कोई नहीं बचा है तो वो मैं ही हूँ तो मुझे ही आ रहा है सारा, तो वो केस भी यहाँ पे कवर हो जाता है। तो दोस्तों ये सारी कंडीशंस थी जिस कंडीशंस में हम लोग गिफ्ट रिसीव करके उससे भी टैक्स से बाहर रह सकते हैं। और ये थंब रूल जिसमें कि अगर कोई भी मेरे पास गिफ्ट आता है और वो इस एक्सेप्शन वाले रूल्स में नहीं फॉल कर रहा है तो मुझे टैक्स होगा अगर उसकी एग्रीगेट वैल्यूएशन पूरे साल की 50,000 से ऊपर होती है। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा जैसे हम फ्रेंड्स हैं तो अगर कोई फ्रेंड गिफ्ट देता है तो क्या वो इस कहीं कैटेगरी में आता है, द आंसर इज़ नो। यहाँ सिर्फ इन्होंने रिलेटिव्स को कवर किया है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कोविड के केसेस की वजह से इधर इंक्लूड किया गया है, जिसको क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है, आई विल ट्राई एंड कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। उससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हैं तो डू मेंशन, जब तक आप इससे रिलेटेड एक बार के लिए समझ लीजिएगा और स्टिल आपको कोई क्वेरीज लगती हैं कमेंट कीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।